हेलो दोस्तों, आराधना वॉइस में आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है मेरे यानी कि आराधना के साथ। दोस्तों, मुझे आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी तो पढ़ते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने में प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि अक्षत और मीरा भोपाल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में मीरा अक्षत को अपने अतीत के बारे में बताती है। वहीं अक्षत भी अपने और मोनालिसा के रिश्ते की सच्चाई मीरा के सामने रख देता है। अब आगे। मीरा ने जैसे ही बक्सा खोला, उसमें उसे कुछ पेपर्स मिले जो कि उसके नाम से बने थे। उन्हें देखते ही मीरा का दिल धक से रह गया। मीरा ने जब पेपर अक्षत की ओर बढ़ा दिए, अक्षत ने जैसे ही पेपर्स देखे हैरान रह गया। मीरा के नाम करोड़ों की जायदाद थी, जिसकी वो इकलौती वारिस थी। जो मीरा अब तक अक्षत के घर वालों पर निर्भर थी, आज वो पूरे 200 करोड़ की मालकिन थी। अक्षत ने मीरा से कहा, तुम तो बहुत अमीर निकली यार। मीरा ने अक्षत की ओर देखा और कहा, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। अक्षत घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और प्यार से कहा, पर सच्चाई यही है मीरा, इस बॉक्स में और क्या क्या है देखो, शायद तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाए। मीरा ने कहा और बक्से में देखने लगी। एक एक करके वो सामान बाहर निकालने लगी। सबसे ऊपर एक बड़ा सा डिब्बा था। मीरा ने उसे निकाला और उसे खोला तो ऊपर एक कागज रखा हुआ था जिस पर लिखा था, ये शादी का जोड़ा है जो मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है मीरा। इसमें रखी पोशाक और गहने सब राजपूती वंश के हैं। मैं चाहती हूँ जब भी तुम्हारी शादी हो तो इसी पोशाक में हो। ये पोशाक और गहने मुझे मेरे ससुराल से मिले हैं। मीरा ने कागज का टुकड़ा साइड में रखा और डिब्बे में रखी पोशाक को निकालकर देखने लगी। सुर्ख लाल रंग की पोशाक पर हरे और पीले रंग की कसीदाकारी के साथ महंगे हीरे और मोती जड़े थे। उनकी चमक से मीरा की आंखें चुंधियाने लगी थी। उसने उसे साइड में रखा और डिब्बे में पड़ा रत्न जड़ित छोटा डिब्बा उठाया, जिसमें सोने के भारी और कीमती गहने रखे हुए थे। मीरा ने देखे, अक्षत भी चुपचाप सब देख रहा था। मीरा ने उन्हें वापस डिब्बे में रख दिया। बक्से में एक छोटी कटार रखी थी, कुछ कीमती चीजें थी और उसके बाद एक बड़ी सी किताब थी। मीरा ने उसे बाहर निकाला। उसके बाहरी कवर पर बहुत ही सुंदर डिजाइन बना हुआ था। मीरा ने कांपते हाथों से उस किताब को खोला। पहले पन्ने पर एक आदमी की तस्वीर थी। तेज तर्रार आंखें, रोबीली मूछें, मोहक मुस्कान और चेहरे से एक तेज झलक रहा था। तस्वीर के बिल्कुल नीचे उनका नाम लिखा था, श्री वीर प्रताप सिंह। मीरा ने जैसे ही पन्ना पलटा, उसके पीछे कुछ लाइन देखकर रुक गई और उन्हें पढ़ने लगी। ये तुम्हारे दादाजी हैं मीरा। राजस्थान के अजमेर जिले में इनका बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है। जब तुम इस किताब को देख रही होगी तब तक ये इस दुनिया से जा चुके होंगे। जब तुम्हारा जन्म हुआ उसके कुछ महीने बाद ही इनका देहांत हो गया। ये पढ़कर मीरा की आंखें छलक आई। अक्षत को कुछ समझ नहीं आया, बस उसने मीरा के गाल पर आए आंसुओं को अपनी उंगलियों से पोंछ दिया। मीरा ने आगे पन्ना पलटा तो एक आदमी जो कि उसके पिता की उम्र का था और साथ ही राजपूती पोशाक में गहनों से लदी एक औरत की तस्वीर थी। मीरा का दिल अभी भी धड़क रहा था। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, श्री सूरज प्रताप सिंह, श्रीमती लाड कंवर। मीरा के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि कहीं ये उसके पिता ना हो। उसने पन्ना पलटा। पीछे फिर कुछ लाइनें लिखी हुई थी, ये तुम्हारे बड़े ताऊजी और ताईजी हैं। अपने परिवार के साथ ये भारत के बाहर चले गए और कभी लौटकर नहीं आए। कभी कभी 6-4 महीनों में एक बार इनकी चिट्ठी आ जाया करती थी। मीरा को थोड़ी शांति मिली। वो उसके पिता की तस्वीर नहीं थी। उसने आगे पन्ना पलटा तो एक नवविवाहित जोड़े की तस्वीर थी जिसके नीचे लिखा था, विवान सिंह राजपूत, रतन कंवर। मीरा ने पन्ना पलटा तो उनके बारे में बस इतना ही लिखा था, ये तुम्हारे चाचा और चाची हैं। मीरा मुस्कुरा दी। उसने पन्ना पलटा तो एक बहुत ही रूपवान औरत की तस्वीर दिखाई दी जिसके नीचे लिखा था, सौंदर्य सिंह राजपूत। मीरा एक टक उस तस्वीर को देखती रही। उसमें एक खिंचाव था, आकर्षण था,
जिसकी ओर मीरा खिंचती चली गई उसने पन्ना पलटा। ये तुम्हारी बुआ है। मेरे अच्छे बुरे वक्त में इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। तुम्हारा नाम इन्होंने ही रखा था बड़े प्यार से। जानती हो क्यों? क्योंकि इनकी आंखें और तुम्हारी आंखें बिल्कुल एक जैसी हैं। मीरा की आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान तैर गई। उसने पन्ना आगे पलटा तो कुछ बच्चों की तस्वीरें थी, जिनमें दो बड़े बड़े लड़के, एक छोटी लड़की, एक छोटा लड़का, दो बड़ी लड़कियां और सबसे छोटी एक बच्ची पालने में थी और बाकी सब बच्चे उसके इर्द गिर्द थे। मीरा ने सबको देखा पर वो किसी को नहीं जानती थी। उसने उम्मीद से पन्ना पलटा तो फिर पीछे लिखा पाया, ये सब तुम्हारे भाई बहन हैं। जो दो बड़े लड़के हैं वो तुम्हारे बड़े ताऊजी के बच्चे हैं और जो एक छोटी बच्ची है वो उनकी बहन है। जो दो बड़ी लड़कियां हैं वो तुम्हारी बुआ के बच्चे हैं। एक छोटा लड़का तुम्हारे चाचा चाची का है और जो सबसे छोटी गुड़िया पालने में है वो तुम हो। तुम इन सब बच्चों का खिलौना थी जिससे ये सब बहुत प्यार करते थे। मीरा ने पन्ना वापस पलटा और अपनी तस्वीर पर उंगली रखकर कहा, अक्षत जी, ये हम हैं, हमारे बचपन की फोटो और ये सब हमारे भाई बहन हैं। कहते कहते मीरा की आंखें भर आईं। अक्षत उसकी आंखों में उभरे दर्द को साफ साफ देख पा रहा था। उसने धीरे से कहा, सब बहुत क्यूट हैं। कहते हुए मीरा ने आंखों के किनारों को साफ किया और आगे देखने लगी। बहुत सारी तस्वीरें थी, अजमेर में स्थित उनके बड़े से आलीशान घर की, राजसी ठाट बाट और राजपूती वंश के रीति रिवाजों की। मीरा सब बड़े ध्यान से देखते जा रही थी, पर उन तस्वीरों में कहीं भी उसे अपने पिता की तस्वीर नहीं मिली। मीरा हैरान थी कि आखिर ऐसा क्यों। उसने किताब वापस बंद कर दी। उसने किताब साइड में रखी और बक्से में देखने लगी। एक कोने में उसे रखी एक पुरानी छोटी डायरी मिली। उसे लेकर मीरा ने खोलकर देखा। मीरा का दिल एक बार फिर धड़कने लगा। वो सच के बहुत करीब थी। अक्षत ने उससे डायरी ली और देखने लगा। कुछ देर बाद मीरा को देखकर कहा, तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर आंगन में चलकर। यहाँ बहुत कम रोशनी है और मच्छर भी। मीरा को याद आया कि अक्षत तब से उसके साथ ही बैठा है। वो उठी और कहा, माफ करना, वो हमें याद नहीं रहा। इस कमरे की दीवार से लगकर नाली है ना, तो अक्सर यहाँ मच्छर आ जाते हैं। आप आंगन में चलिए। दोनों उठकर उस कमरे से बाहर आ गए। अक्षत आंगन में पड़ी कुर्सी पर आ बैठा। मीरा भी कुछ दूर बैठ गई और डायरी को खोलकर पढ़ने लगी। प्रिय मीरा, जानती थी कि कभी न कभी ये सच तुम्हारे सामने आएगा ही। ये डायरी मैंने इसीलिए लिखी क्योंकि मैं चाहती थी मेरे मरने के बाद तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिले। मैं ब्राह्मण परिवार से थी। माँ, पापा, भाई, भाभी, उनके बच्चे और मैं भोपाल के एक बड़े से घर में बहुत खुश थे। मेरे पिता यानी तुम्हारे नाना जी एक कृष्ण मंदिर के पुजारी थे। भाई सरकारी टीचर थे और इनकी आमदनी से घर चलता रहा। मैंने 12वीं की परीक्षा पास की और फिर आगे पढ़ने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया। एक औरत होने के नाते मेरे सीने में भी एक दिल था और वो कब तुम्हारे पिता अमर के लिए धड़कने लगा मुझे कुछ पता नहीं चला। वो राजपूत थे, उनका नाम अमर सिंह था और मैं ब्राह्मण। घर वाले हमारे प्यार को कभी मंजूरी नहीं देते, इसीलिए हम छुप छुप कर मिलने लगे और वो रिश्ता गहरा होता गया। मेरी एक सहेली थी, उसे अमर बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मुझसे हमेशा कहती थी कि वो मेरे लायक नहीं है, पर मैं प्यार में अंधी थी, सच नहीं देख पाई। कुछ वक्त बाद घर वालों को पता लगा और उन्होंने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया। मेरे लिए रिश्ता देखा जाने लगा और शादी तय कर दी। शादी वाले दिन मुझे अमर का खत मिला और मैं अपनी शादी छोड़कर उसके साथ भाग गई। पिताजी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। वो अपने पूरे परिवार के साथ भोपाल छोड़कर चले गए। मैंने और अमर ने मंदिर में शादी कर ली। कुछ दिन हम लोग यहाँ वहाँ भटकते रहे और फिर मेरे कहने पर वो मुझे अपने घर लेकर गए। अजमेर में उनके घर वालों ने मुझे अपनाने से साफ इनकार कर दिया। हम लोग वहीं पास में ही रहने लगे। मुश्किल से गुजर बसर होती थी।
फिर एक दिन तुम्हारे दादाजी का मन पिघल गया जब उन्होंने सुना कि मैं पेट से हूँ। उन्होंने हमें अपना लिया। धीरे धीरे सबका प्यार मुझे मिलने लगा, पर ज्यादा खुशियों को हमेशा नजर लग जाती है। मेरे पेट में जो बच्चा था वो इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। मैं टूट गई, लेकिन घर वालों ने संभाल लिया। उसके बाद से तुम्हारे पिता का व्यवहार मेरे प्रति बदलने लगा। वो अक्सर बाहर ही रहते थे। हर साल मैं पेट से होती और मेरा गर्भ गिर जाता, जिसकी वजह मैं नहीं जानती थी। 5 साल बीत गए, लेकिन मैं मां नहीं बन पाई। और इस बीच तुम्हारे चाचा की शादी हो गई। सौंदर्या शादी करके अपने घर चली गई और अमर ने शराब पीना शुरू कर दिया। एक बार फिर मैं पेट से हुई। एक रात जब मैं आंखें बंद किए लेटी थी, तब मैंने तुम्हारे पिता को अपने दूध में कोई दवा मिलाते देखा। उन्होंने वो मुझे पीने को कहा और कहा कि ताकत के लिए है। पर अगले ही दिन मेरा फिर गर्भपात हो गया और तब समझ में आया कि वो दवा ताकत के लिए नहीं थी। हर बार मेरा गर्भपात कराने वाला कोई और नहीं, खुद तुम्हारे पिता थे। लेकिन मेरी बात का कोई विश्वास नहीं करता। उन्होंने ऐसा क्यों किया? जब मैंने पता लगवाया तो एक घिनौना सच मेरे सामने आया। तुम्हारे पिता किसी और से प्यार करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। वो जानते थे अगर मैं माँ बनी तो इस घर में वारिस आ जाएगा, और वो ऐसा नहीं चाहते थे। जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल टूट गया। धीरे धीरे उनके नाजायज रिश्तों के बारे में सबको भनक लग गई। हर तरफ बदनामी होने लगी। हमारे लोग घर आने से कतराने लगे। तुम्हारे ताऊजी ताईजी हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चले गए। मैंने अमर को बहुत समझाया और कुछ दिन वो हंसी खुशी रहे और मैं फिर से गर्भवती थी। तुम्हारे दादाजी सच जानते थे शायद, और इसीलिए तुम्हारे जन्म के बाद उन्होंने अपनी जायदाद में से तुम्हारे पिता का हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया। उन्होंने मुझे तुम्हें लेकर वहां से चले जाने को कहा ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की नजरों से बचा सकूं। जब तुम पैदा हुई तब तुम्हारे पिता शहर में नहीं थे और तुम्हारे दादाजी ने झूठ कहा कि मेरा बच्चा मर चुका है। मैं तुम्हें लेकर चली गई। कुछ महीनों बाद खबर मिली कि तुम्हारे दादाजी नहीं रहे। जब तुम्हारे पिता को पता चला कि सब तुम्हारे नाम है तो तुम्हें खत्म करने के लिए वो हमें ढूंढने लगे। उन हालातों में सौंदर्य ने ही मेरी मदद की। 2 साल मैं उसके घर में छुपी रही और फिर पता चला कि तुम्हारे पिता ने दूसरी शादी कर ली है। मैं तुम्हें लेकर भोपाल चली आई। यहाँ मैंने हमेशा अपना सच सबसे छुपा कर रखा। तुम्हें तुम्हारे पिता से बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था मीरा। जीते जी ये सच मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरी नजरों के सामने तुम अपने पिता से नफरत करो। वो पिता जो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही तुम्हें मार देना चाहते थे। मैंने हमेशा तुम्हें खुद से दूर रखा ताकि मेरे अतीत की परछाई भी तुम पर ना पड़े। मुझे माफ कर देना मीरा, माफ कर देना। तुम मेरी और अमर की संतान हो और इसीलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता का उपनाम दिया है। उस नाम की हमेशा लाज रखना। तुम्हारी परवरिश भले ही एक ब्राह्मण परिवार में हुई हो, लेकिन तुम्हारी रगों में खून राजपूतों वाला ही है। मैं नहीं चाहती मीरा कि तुम कभी अपने पिता से नफरत करो। हो सके तो उन्हें माफ कर देना। तुम्हारी माँ सावित्री शर्मा। मीरा की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने डायरी को फाड़कर फेंक दिया और दौड़कर अंदर चली गई। उसी छोटे कमरे में आकर वो बक्से में कुछ ढूंढने लगी। एक कोने में रखी एक तस्वीर उसने उठाई और उस पर जमी धूल को साफ करके देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तस्वीर वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसका पासपोर्ट मीरा को सड़क पर मिला था। तस्वीर के नीचे लिखा था अमर सिंह। देखकर उसका दिल धक से रह गया। आंखों से आंसू बहते रहे। अक्षत भी उसके पीछे पीछे चला आया और कहा, मीरा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मीरा ने तस्वीर अक्षत की ओर बढ़ाकर रोते हुए कहा, ये हमारे पापा हैं। ये तो खुशी की बात है ना मीरा, फिर तुम रो क्यों रही हो? अक्षत ने प्यार से कहा। मीरा ने उस तस्वीर को फेंका और वहां से बाहर निकल गई। तस्वीर के शीशे कमरे में चारों ओर बिखर गए। अक्षत कुछ समझ नहीं पाया और मीरा के पीछे चल पड़ा। पीछे गलियारे में खड़ी मीरा अक्षत की ओर पीट करके सिसकने लगी।
अक्षत ने धीरे से कहा, मीरा। मीरा रोते हुए कहने लगी, सबने हमसे झूठ कहा कि हमारे पापा इस दुनिया में नहीं हैं। जब भी हम अपने दोस्तों के पापा देखते थे तो हमें लगता था सिर्फ हमारे पापा नहीं हैं, जबकि वो थे, और ये सच हमसे छुपाए रखा। दादा दादी, माँ पापा, चाचा चाची, भाई बहन सब थे हमारे पास, फिर भी हम अकेले थे। बचपन में हमारे साथ खेलने के लिए कोई नहीं होता था। हमेशा अकेले रहे हम, और सबसे ज्यादा अपने पापा को मिस किया करते। लेकिन आज जब ये जाना कि वो हमसे नफरत करते थे तो हमारा दिल सच में टूट गया। हाँ, नफरत, बहुत नफरत करते हैं वो हमसे, इतनी कि वो नहीं चाहते थे हम इस दुनिया में आए। मीरा की बात सुनकर अक्षत अवाक रह गया। ये था मीरा का अतीत, इतना काला। जो लड़की सबको खुश रखना जानती है, सबकी परवाह करती है, सबका दर्द समझती है, उससे भला कोई कैसे नफरत कर सकता है। मीरा की आवाज में जो दर्द था, अक्षत उसे महसूस कर रहा था। वो थोड़ा आगे आया और कहा, मीरा। मीरा पलटी और उसके सीने से लगते हुए कहा, हमें यहाँ से ले जाइए अक्षत जी, हम और सच नहीं सुन सकते। हम नहीं सुन सकते कि जिस इंसान को हमने हमेशा अपने मन में रखा, वो हमसे इतनी नफरत करते हैं। हमें हमेशा लगता था कि हमारा कोई नहीं है, सिर्फ माँ है, लेकिन इतने लोगों के होते हुए भी हम अनाथ थे। हमें ले जाइए यहाँ से, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये पैसा, ये दौलत, ये घर, कुछ भी नहीं चाहिए। वो रो पड़ी। इससे आगे वो कुछ बोल नहीं पाई, बस अक्षत के गले लगकर सिसकती रही। जब अक्षत ने ये सब सुना तो उसकी आंखों में भी नमी उतर आई। उसने मीरा को सीने से लगाए रखा और कहा, तुम अनाथ नहीं हो मीरा, तुम्हारे पास अब भी एक परिवार है और तुम जब चाहो वहां जा सकती हो, और वो मेरा घर है। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस वो सब भूलना चाहती थी जो कुछ देर पहले उसने पढ़ा था, महसूस किया था। अक्षत वहीं खड़ा अपनी मर्यादाएं समझता था, इसलिए उसने धीरे से मीरा को खुद से थोड़ा दूर किया और उसके आंसू पोंछकर कहा, हम लोग अभी यहाँ से चले जाएंगे, तुम इस तरह मत रो, मैं नहीं देख पाऊंगा। तुमसे नफरत करने वाले सिर्फ तुम्हारे पापा हैं, पर तुमसे प्यार करने वाले बहुत से लोग तुम्हारे साथ हैं मीरा। मीरा बस नम आंखों से अक्षत को देखती रही, तो अक्षत ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मीरा वहीं रुक गई, उसका मन बहुत बेचैन था। अक्षत उसके लिए पानी का ग्लास ले आया और उसकी ओर बढ़ाकर कहा, पी लो। मीरा ने पानी पिया तो अक्षत ने ग्लास वापस लेते हुए कहा, कुछ लेना चाहती हो अपने साथ तो ले लो, फिर चलते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस दूर चलिए यहाँ से, इस अतीत से, इस सच से। कहते कहते मीरा की आंखें फिर आंसुओं से भर गई। अक्षत उसे लेकर घर से बाहर आ गया। उसने बक्से के बाहर पड़ा सामान अंदर रखा, मीरा की वसीयत के कागज लिए और अपने जैकेट के अंदर वाली जेब में रख लिए। घर को ताला लगाकर अक्षत ने चाबी मीरा को थमा दी। दोपहर हो चुकी थी। अक्षत ने गाड़ी निकाली और मीरा को लेकर वहां से रवाना हो गया। रास्ते भर मीरा खामोश रही और खिड़की के बाहर देखती रही। उसके चेहरे पर उभरे हुए दर्द को अक्षत देख पा रहा था। वो जानता था मीरा को सच जानकर एक गहरा सदमा लगा है और इस वक्त उसे किसी के साथ की जरूरत है। गाड़ी सड़क पर दौड़ती जा रही थी। दिन ढलने लगा था। गाड़ी सीहोर पहुंची। जब गाड़ी झील किनारे पुल पर पहुंची तो मीरा ने अक्षत से गाड़ी रोकने को कहा। अक्षत ने गाड़ी साइड में लगा दी। मीरा गाड़ी से नीचे उतरकर पुल किनारे आकर खड़ी हो गई और उदास आंखों से पानी को देखते हुए कहा, क्या कुछ देर के लिए हम यहाँ रुक सकते हैं? अक्षत ने कहा। अक्षत भी कुछ दूर खड़ा होकर मीरा को देखने लगा। मीरा का उदास चेहरा उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ठंड थी। ये देखकर अक्षत ने अपना जैकेट निकाला और आकर पीछे से मीरा को उड़ा दिया। मीरा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस एक टक झील के शांत पानी को देखती रही। अक्षत मीरा के पास ही खड़ा हो गया और कहा, मीरा, जिंदगी में कुछ चीजें हमें मजबूत बनाने के लिए आती है ताकि हम सिचुएशन का सामना करना सीखें। ये वक्त ऐसा ही है मीरा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। वो सब पास्ट था और तुम अपने आज में खड़ी हो।
हम ये कभी नहीं भूल पाएंगे कि हमारे पापा हमसे इतनी नफरत करते हैं। मीरा ने उदास होकर कहा। पर तुम तो उनसे प्यार करती हो ना, फिर अपने प्यार को नफरत में क्यों बदल रही हो मीरा? अक्षत ने कहा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। काश ये सच हमें पता ही न चलता तो हम जी लेते इस भरम में कि हम अनाथ। मीरा ने कहा। मीरा आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही अक्षत ने उसके होठों पर अपना हाथ रखा और कहा, तुम अनाथ नहीं हो मीरा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। मीरा ने महसूस किया कि अक्षत का हाथ ठंड की वजह से बर्फ जैसा हो गया है। उसने अक्षत का हाथ अपने हाथ से हटाया और कहा, आपके हाथ तो बहुत ठंडे हैं। यहाँ ठंड है ना, इसीलिए, अक्षत ने कहा। उसके होठ भी अब कांप रहे थे। मीरा ने जैकेट उतारकर उसे देना चाहा तो अक्षत ने रोकते हुए कहा, तुम रखो, मैं ठीक हूँ। चलिए चलते हैं, मीरा ने कहा तो दोनों आकर वापस गाड़ी में बैठ गए। अक्षत ने गाड़ी स्टार्ट की। उसने घड़ी में देखा रात के 9 बज रहे थे। भूख भी लगने लगी थी। आगे चलकर उसने गाड़ी एक ढाबे पर रोक दी। दोनों नीचे उतरे और आकर बैठ गए। पास ही आग जल रही थी जिसके पास बैठकर अक्षत और मीरा दोनों को ही अच्छा लग रहा था। अक्षत ने खाना ऑर्डर किया। मीरा खामोश बैठी रही। उसके दिमाग में अभी भी वही सब बातें चल रही थी। अक्षत ने मीरा को खोए हुए देखा तो कहा, तुम्हारे एग्जाम्स कब से हैं? 1 हफ्ते बाद, मीरा ने कहा। पढ़ाई की? अक्षत ने पूछा। नहीं, अर्जुन भैया की सगाई और इन सब में इतना वक्त ही नहीं मिला कि हम पढ़ पाते, और हिस्ट्री के नोट्स समझ भी नहीं आते हैं, मीरा ने कहा। 1 हफ्ते बाद मुझे भी दिल्ली के लिए निकलना है, मेरे इंटर्न्स हैं, अक्षत ने कहा। अक्षत के जाने की बात सुनकर मीरा को कुछ अच्छा नहीं लगा तो उसने कहा, क्या आपका जाना जरूरी है? मतलब इंदौर रहकर भी तो आप कर सकते हैं ना इंटर्न्स? तुम कहो तो ना जाऊं? अक्षत ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा, जो कि उसका दिल धड़काने के लिए काफी था। मीरा खामोश हो गई तो अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा, दिल्ली में सोमित जीजू है ना, उनके पापा एडवोकेट हैं, सो कुछ टिप्स मिल जाएंगे। बाकी इंदौर में वकीलों के भाव आसमान पर हैं, उनसे मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आज ही एक अपॉइंटमेंट थी और आप नहीं गए, मेरे साथ चले आए, मीरा ने हैरानी से कहा। अक्षत ने कहा। क्यों? मीरा ने बेचैनी से कहा। अपॉइंटमेंट तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं थी, अक्षत ने एक बार फिर मीरा की आंखों में देखते हुए कहा। बातें आगे चल पाती इससे पहले ही लड़का खाना ले आया। दोनों ने खाया और कुछ देर वहीं बैठे रहे। राधा का कॉल आया तो अक्षत उठकर वहां से साइड में चला गया। मीरा वहीं बैठी थी तभी एक आदमी उसकी बगल में आकर बैठा और वेटर को ऑर्डर दिया। मीरा ने जैसे ही उसे देखा उसका दिल धक से रह गया। वो आदमी कोई और नहीं, उसके ही पिता अमर सिंह थे। मीरा के मुंह से कोई बोल नहीं फूटे, उसके होंठ कांपने लगे। उसे लगा कि वो उसे भी मार देंगे। घबराकर जैसे ही वो उठी, अमर ने उसे देखा और कहा, अरे बेटा, तुम वही हो ना? डर और घबराहट के भाव मीरा के चेहरे से साफ झलक रहे थे। वो तेजी से अक्षत के पास चली आई और कहा, अक्षत जी प्लीज चलिए यहाँ से, प्लीज 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 चलिए। माँ, मैं बाद में बात करता हूँ, कहकर अक्षत ने फोन काट दिया और मीरा से कहा, क्या हुआ मीरा, हुआ क्या? आप प्लीज चलिए यहाँ से, मीरा ने पलटकर देखते हुए कहा। अमर उसकी ओर ही आ रहा था। अक्षत मीरा को लेकर गाड़ी में आ बैठा। मीरा बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे इतना डरा हुआ देखकर अक्षत ने कहा, तुम ठीक हो ना मीरा? आप प्लीज चलिए, मीरा ने कहा तो अक्षत ने गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। मीरा ने देखा अमर दूर खड़ा उसे ही देख रहा था। उसकी नजरों ने मीरा को इतना डरा दिया कि उसने अक्षत की बाह पकड़ ली और सर उसके कंधे से लगाकर आंखें मूंद ली। अक्षत कुछ नहीं समझ पा रहा था, लेकिन खुश था कि मीरा उस पर भरोसा करने लगी है। उसने एक नजर मीरा को देखा। उसने अपनी आंखें बंद करके सर अक्षत के कंधों पे लगाया हुआ था। अक्षत मुस्कुराया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। सफर में बस वो अकेले जाग रहा था। मीरा सो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसने अक्षत की बाह को मजबूती से पकड़े हुए था। अक्षत को बोरियत महसूस होने लगी तो उसने म्यूजिक ऑन कर दिया
गाना बजने लगा। तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर, रोजाना रोजाना तेरी आंखों से कहे कुछ तो मेरी नजर, रोजाना 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 मैं सोचूं यही, कहाँ आजकल मैं हूँ लापता, तुझे देख लूं तो हंसने लगे, मेरे दर्द भी क्यों खामखा हवाओं की तरह मुझे छू के तू गुजर, रोजाना रोजाना तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर, रोजाना रोजाना। अक्षत के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई और आंखों के सामने मीरा के साथ बिताया वक्त याद आने लगा। मुस्कुराते हुए वो गाड़ी चला रहा था। वो सफर बहुत खूबसूरत था। अक्षत रिपीट कर करके उसी गाने को सुनता रहा। वो उस गाने में इतना डूब चुका था कि उसे कुछ याद नहीं, बस याद थी तो रात, मीरा और उसके दिल में उठने वाले वो अनगिनत अनछुए एहसास। देर रात अक्षत घर पहुंचा। उसने गाड़ी पार्किंग में लगाई। मीरा सो रही थी। उसने मीरा को धीरे से उठाया। मीरा जैसे ही उठी, उसके कान में पहना झुमका अक्षत के जैकेट में उलझ गया जो मीरा ने पहना हुआ था। मीरा ने निकालने की कोशिश की तो अक्षत ने कहा, मैं निकाल देता हूँ। कहते हुए वो मीरा के थोड़ा करीब आया और उसका झुमका निकालने लगा। गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम पर अभी भी गाना बज रहा था और गाने की लाइन उन दोनों के लिए परफेक्ट थी। जैसे ही बजी, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। इन आंखों से ये बता कितना मैं देखूं तुझे, रह जाती है कुछ कमी, जितना मैं देखूं तुझे, रोजाना मैं सोचूं यही कि जी लूंगी मैं बिन सांस के, ऐसे ही तू मुझे मिलता रहे अगर, रोजाना रोजाना तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर, रोजाना रोजाना। अक्षत को याद आया तो पीछे हट गया। दोनों नीचे उतरे और अंदर चले आए। मीरा ऊपर अपने कमरे में चली गई और अक्षत किचन में आया, पानी पिया और ऊपर अपने कमरे में चला आया। जैसे ही वो अंदर आया, शुभ का फोन आ गया। शुभ से बात करने के बाद वो अपने कमरे की बालकनी में चला आया। बार बार उसकी आंखों के सामने मीरा का गले लगना, बाह पकड़ना, उसका हाथ पकड़कर सांसें लेना और उसकी आंखों में झांकना याद आ रहा था। आज अक्षत का गुनगुनाने का मन कर रहा था और जब खुद को नहीं रोक पाया तो बालकनी में खड़ा गुनगुनाने लगा। तेरी सांसों से ही मेरी सांसें चले, तू ही दिखे जब भी आंखें खुले, देखा फलक देखी जमी, कोई नहीं तुम सा कहीं, आ तुझे खुद में मैं इस तरह लूं छुपा कि खुदा भी हमें कर ना पाए जुदा, कैसे कहें हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है, कैसे कहें हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। अब आगे क्या होगा,
क्या अक्षत को सच में ये एहसास हो गया है कि उसे मीरा से प्यार हो गया है? और इन दोनों की इस क्यूट सी लव स्टोरी को जानने के लिए बने रहिए आराधना वॉइस में। आपको अगर आज की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।